नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। आज अरसे बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए। जातिगत जनगणना के सवाल पर उन्होंने प्रधानमंत्री से एक साथ मुलाकात की और उनके साथ साथ 9 और दलों के नेता भी मौजूद थे। और बहुत दिलचस्प है कि इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए आखिरी वक्त में, यानी बिहार में जातिवार जनगणना का जो दबाव है वो राज्य के सभी दलों पर दिख रहा है। एक तरह से ये पिछड़ा राजनीति पर वर्चस्व की लड़ाई भी है। यूपी में इस पिछड़ा राजनीति को बीजेपी अपने पक्ष में साधने में कामयाब रही है, लेकिन बिहार में नीतीश और तेजस्वी दोनों की मौजूदगी ने उसका काम मुश्किल कर दिया है। 2015 में नीतीश और तेजस्वी एक साथ आकर बता चुके हैं कि उनके जुड़ने से बिहार की राजनीति की शक्ल क्या बनती है। ऐसे में ये सवाल भी बनता है कि क्या फिर नीतीश पलटकर तेजस्वी के साथ आ सकते हैं, या फिर तेजस्वी यादव अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि जातिवार जनगणना के सवाल पर वो नीतीश को भी झुकने पर मजबूर कर दें और बीजेपी को भी। पहले सुनते हैं तमाम नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं। अगर जातिगत जनगणना होगा तो सबके उत्थान की बात होगी। ये बहुत पुराना फिगर है, 1931 का फिगर, जब अंग्रेजों का राज था और उसके बाद कभी हुआ नहीं। तो अगर एक बार हो जाएगा जातिगत जनगणना तो विभिन्न जातियों का, सभी जातियों के बारे में आप जान जाइएगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, सब लोगों के बारे में पूरी जानकारी होगी और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए आप निर्णय ले सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है एक बार और करना, और ये बात एक जमाने से चल रही है कि होना चाहिए, तो जरूर एक बार होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आप लोग सारे दल के नेता थे। प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान पूर्वक सबकी बात को सुना। 10 पार्टी के लोग थे, 10 पार्टी के लोगों ने अपनी पूरी बात कही और सब लोगों की तरफ से जो बात था वो भी हमने अपनी बात रखी। सबका बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने हैं। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, मुख्यमंत्री जी को बोला कि चलिए प्रधानमंत्री से मिलने, क्योंकि बिहार विधानसभा 2 बारी जो है जाति जनगणना जो है पारित कर चुकी है और हम लोग घबरा गए जब मानसून सत्र में पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लेकर के, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, जब बिहार विधानसभा इंक्लूडिंग बीजेपी सभी दलों के साथ अगर पारित कर रही है तो करना पड़ेगा। अब हर किसी की गिनती हो रही है। जब मना कर दिया गया पार्लियामेंट में, तभी तो हम लोग प्रधानमंत्री से, भले ही दूसरी पार्टी हो, विचारधारा अलग हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में, गरीबों की भलाई में, उन्नति में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आखिर हम लोग राजनीति किसके लिए करते हैं, तो उनको फ़ायदा पहुँचाएं, उनका समस्या का हल निकालें। इसलिए हम लोग पहुँचे। नहीं तो मंडल कमीशन से पहले आप बताइए ना, आप जानते थे कि देश में कई हज़ार जो है जातियाँ हैं, उसके बाद ना पता चला मंडल कमीशन के बाद कि देश में जातियाँ, कुछ लोग कहते हैं जातिवादी हो। तो आप बता दीजिए, धर्म की भी गिनती होती है, कितना हिंदू है, कितना मुसलमान है, कितना ईसाई है, कितना वो है, तो जातियों की भी होनी। बीजेपी पूरी तरह से पक्ष में है कि देश में जाति पर आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि सारी जातियों का विकास हो सके, जिसका जितना। मैं तो पहले भी कहा कि 5 साल के लिए हम अपने सदन का नेता चुनते हैं, तो बिहार में हमारा नेता, हमारा अगुआ, जनप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आज देश के जनप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैं। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बातें सारी रख दी गई है प्रधानमंत्री जी के यहाँ, और प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे 1 अरब 30 करोड़ जनता के सर आंखों पे होगा। और इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी सांसद मनोज झा। मनोज जी, हमने जो आज तस्वीर देखी वो बरसों बाद दिखाई दी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो साथ हैं ही, और बाकी तमाम दल, 9 दल बिहार के एक साथ आए हैं। जो जातिवार जनगणना का एक तरह से दबाव है बिहार में, वो राज्य के सभी दलों पर दिख रहा है। आपको क्या वजह लगती है कि जब अब बीजेपी भी वहां पे साथ आ गई है, पहले वो साथ में नहीं थे, और फिर भी केंद्र जो है इससे एक तरह से किनारा करती नजर आई है जातिवार जनगणना से? देखिए नगमा जी, मैं एक बात साफ तौर पे कहूं, आज जो तस्वीरें आप देख रही हैं, उन तस्वीरों के पीछे 2010-11 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि लालू जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी, इवन गोपीनाथ मुंडे, एक स्तर पर सबने जातिगत जनगणना की मांग की। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण वो तो ये शुरुआत में भी, बाद में जब सदन में हमने भी सवाल पूछा तो बताया गया कि डेटा करप्ट हो गया, मैनिपुलेट हो गया, डेटा फॉल्स हो गया, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन
अभी आप नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सिलसिलेवार ढंग से रखा। महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपका विकास और विकास का नक्शा समावेशी हो तो आपके लिए आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर मिट्टी ढोने वाले की जाति क्या है, गिट्टी ढोने वाले की जाति क्या है, ठेला चलाने वाले की जाति क्या है, शहर में दिहाड़ी पे जो न्यूनतम दिहाड़ी पे काम कर रहा है उसकी जाति क्या है। उसी दृष्टिकोण से अगर आपको पूरा बिहार विधानमंडल आज दिखा है तो संदेश साफ है, जो कि बीते वर्षों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार कह रहे थे, आज उसके पक्ष में एक ट्रैक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिहार के मामला है। सदन में मैंने बीजेपी के भी नेताओं को देखा है, वो साफ तौर पे कहते हैं कि ये जनगणना होनी चाहिए। तो आखिर इससे गुरेज क्यों, इससे परहेज क्यों? क्योंकि परहेज का कोई आपको वैज्ञानिक आंकड़ा चाहिए, और वैज्ञानिक आंकड़े से परहेज किसी भी संवेदनशील समझदार व्यक्ति को। जी, तो अब वैज्ञानिक आंकड़े की जरूरत है और आप कह रहे हैं कि सभी लोग एक तरह से इस पर एकजुट हैं, बल्कि एक इस तरह का रेयर मुद्दा है कहेंगे जिस पर नेशनल इंटरेस्ट की बात आ रही है और तमाम लोग साथ आ रहे हैं। तो ये जो अब बीजेपी भी साथ है पर केंद्र को अभी भी परहेज या गुरेज रहा है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि आखिर ये है क्यों? पर लगता है कि ये जो सब साथ हैं, पिछड़ा राजनीति पर एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई भी है। पिछड़ा राजनीति का वर्चस्व नहीं कहना चाहूंगा, मैं साफ तौर पर कहूंगा कि संविधान आज इन दिनों गलत वजहों से पे रहता है, लोग कहते हैं उस पर आक्षेप हो रहा है। पहली पंक्ति है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये चांद सितारे की बात नहीं हो रही है, जमीन पे मौजूद हिंदुस्तान की बात हो रही है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा ये जातिवादी दृष्टिकोण नहीं है। अगर जातिगत उत्पीड़न है, अगर जातिगत गरीबी है, तो जाति को जान करके उसके सामाजिक आर्थिक कारणों अवयवों की पड़ताल करके शायद आपकी नीतियां व्यापक हो सकती हैं, आपकी नीयत समावेशी हो सकती है, और जो जिसको हम कहते हैं कि माइक्रो लेवल कि आपको फिर बजटरी एलोकेशन में ये हवाई बात नहीं होगी, आपको पता होगा कि ये दृष्टिकोण है। अभी मैं सुन रहा था मंडल कमीशन से पहले किसी को भी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे ये नहीं पता था कि किसी में 3743 जातियां। याद रहे, सनद रही है 1931 की जनगणना के बाद हुआ। 31 की जनगणना के आधार पर मोटा मोटी डेटा ऑब्टेन किया गया। ये नेचुरल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा नहीं था। नेचुरल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए आपको एक कंटेम्पररी पहल करनी होगी, समकालीन पहल करनी होगी आज के संदर्भ में, और उसके बगैर ये मैं पिछड़ा राजनीति नहीं कहना चाहता इसको। मैं समझता हूं कि व्यापक सरोकार की सामाजिक न्याय के धरोहर को बचाने, उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए ये आवश्यक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज झा हमसे बात करने के लिए। और इस समय हमारे साथ जुड़े हैं विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो साथ आए हैं बिहार में जातिवार जनगणना के नाम पर, तो जातिवार जनगणना में ऐसा क्या है, इससे क्या बदलेगा, और ये ऐसा मुद्दा है कि जिसमें सब साथ आ रहे हैं, आपको इसकी क्या वजह लगती है जिसने सबको एकजुट कर दिया है? देखिए नगमा जी, जाति जो है इस भारतीय राजनीति और भारतीय समाज का यथार्थ है। हमें अच्छा लगे न लगे, लेकिन वो सच्चाई है। और मंडल कमीशन के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति ने जिस तरह से इस देश को प्रभावित किया है, और जिससे मंडलवादी राजनीति के कारण जो आप देखिए पूरे राजनीति की डेमोग्राफी बदल गई है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये मंडल 2 है। जातिवार जो जनगणना की मांग है ये मंडल 2 है। और मुझे लगता है कि इस मांग को लेकर के देर सवेर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो पार्टियां अभी खुल करके इसके समर्थन में उनका केंद्रीय नेतृत्व नहीं आ पाया है, उसको भी आना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए बिहार में जिस तरह से सारे दलों ने आज जो लोग मिलने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उसमें बीजेपी के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे और सारी पार्टियों के नेता थे। यानी एक तरह से बिहार से एक स्वर में मांग हुई है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी होगी, और यही स्थिति आने वाले दिनों में आप देखिए तमाम राज्यों की होगी जहां जहां सामाजिक न्याय की राजनीति जो है मजबूत हुई है। और लेकिन समस्या ये है कि जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो इसके पक्ष में अभी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पीछे जो एक तर्क ये है कि इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा, ये तर्क दिया जाता है। तो समाज में विभाजन तो पहले से ही है, ऐसा नहीं समाज में विभाजन नहीं है।
अब ये कहा जा रहा है साहब जातिगत पहचान से जो है जातियां मजबूत होंगी और देश की एकता खतरे में पड़ेगी। मुझे लगता है देश की एकता खतरे में नहीं पड़ेगी, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति के लिए बड़ी चुनौती जरूर बन जाएगी, क्योंकि पहचान इस देश में पहले जाति ही रही है। जाति के बाद फिर स्वतंत्रता आंदोलन से भारतीयता एक पहचान बनी और राम मंदिर आंदोलन से हिंदू को एक पहचान बनाने की कोशिश की गई। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी अवधारणा जो हिंदुत्व की है वो जातियों को खारिज करती है, वो हिंदू आइडेंटिटी की बात करती है। लेकिन अगर जातीयवार जनगणना होगी तो हिंदू आइडेंटिटी कहीं कमजोर होगी और जातीय पहचान जो है वो ज्यादा प्रभावी होगी। इस वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और कांग्रेस आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में इसके समर्थन में आई और उन्हें आना पड़ा? उसकी ये मुद्दा ऐसा है कि वो इसका विरोध करें, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जिस तरह तेजस्वी यादव ने इस बात को एक तरह से शुरू किया और उसके बाद नीतीश कुमार भी उनके साथ आए, ये लगता है कि आगे जाकर या तो तेजस्वी इस मुद्दे को लेकर जो उठे थे तो वो इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि इस सवाल पर तमाम लोगों को उनके साथ आना पड़ा। बीजेपी जो केंद्र में विरोध कर रही है, पर वहां बिहार में बीजेपी के नेता भी इसके समर्थन में साथ आए, ऐसी मजबूरी, उन्हें मजबूर होना पड़ा इसको लेकर। हाँ देखिए, ये मजबूर इसलिए होना पड़ा, आप याद कीजिए जब मंडल आयोग की सिफारिशें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू की थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेता जो है उसके विरोध में थे, जो नेतृत्व था, और उसके समर्थन में कोई नहीं था। लेकिन बाद में स्थिति ये हुई कि सब उसका समर्थन करने लगे। आज मंडल आयोग का विरोध कोई नहीं करता, कोई पार्टी नहीं करती। यही स्थिति जातिवार जनगणना की भी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का बड़ा महत्व होता है और जाहिर है पिछड़े वर्गों का जो वोट है वो सबसे ज्यादा है। देखिए, हम जनगणना में धार्मिक आधार पर जनगणना होती है, दलितों की जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी पहचान की जाती है। तो अब पिछड़े वर्ग जो आरक्षण के दायरे में है वो अगर अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई इसमें दुविधा होनी चाहिए। और तेजस्वी यादव जिस राजनीति से आए हैं, उनके पिता लालू प्रसाद यादव तो मंडल राजनीति के चैंपियन रहे हैं और नीतीश कुमार भी उसी राजनीति से निकले हैं, तो इनके अंदर इसको लेकर कोई दुविधा नहीं है। दुविधा अगर है तो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में है। अब बिहार में जिसको चुनाव मैदान में जाना है, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक हो या राजद का हो या जदयू का हो, उसको तो पिछड़े वर्गों का वोट चाहिए, तो उसको फिर मजबूरी में समर्थन करना ही पड़ेगा। जातिवार जनगणना से अलग होकर के कोई भी पार्टी बिहार में या उत्तर प्रदेश में भी सरवाइव नहीं कर सकती है, ये सच्चाई है। मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जिस तरह जो जनतंत्र में, लोकतंत्र में जो जनमत का जो दबाव होता है, तो जनमत धीरे धीरे जातिवार जनगणना के पक्ष में ही जाएगा। और आखिरकार इसका या तो एक तरीका यह हो सकता है केंद्र सरकार, हालांकि रोहिणी आयोग पहले से बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, या कोई नई कमेटी बना दी जाए जो इस पर विचार करे, ताकि जो है और इसको कुछ समय इसके लिए और टाला जाए। जैसे आप मंडल आयोग की सिफारिशें जब आ गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने काका कालेकर कमीशन बना दिया था उसको पहचान करने के लिए। तो ये इस तरह सरकार कुछ टालमटोल कर सकती है, लेकिन देर सवेर ये मांग अभी और बढ़ेगी। और इसलिए भी बढ़ेगी कि जो मंडल 2 केंद्र सरकार ने शुरू किया है, पिछड़ों को सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, राज्यों को पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार दिया गया और नीट में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से अब पिछड़ी राजनीति, पिछड़े वर्गों की राजनीति वो एक तरह से मुख्य धारा की राजनीति बनती जा रही है। और कुल मिलाकर के ये दबाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछड़े वर्गों के सांसद हैं वो भी ये मांग दबे स्वर से कर रहे हैं। आप अभी देखिए, आप सुन रहे थे बिहार के नेता वो राम जन्म सिंह, क्या नाम था, मैं देख रहा था, वो किस तरह से कह रहे थे कि ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। कांग्रेस के नेताओं से मल्लिकार्जुन खड़गे का आज मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था एक अखबार में, उन्होंने इसका समर्थन किया है कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस के भीतर भी दिमाग उठेगी। जी, इस मुद्दे पर बिहार की तमाम पार्टियां, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और उनके अलावा 9 पार्टियां जिसे इकट्ठा आई और प्रधानमंत्री से मिली हैं, तो ये जो दबाव है वो केंद्र सरकार पर पड़ेगा और केंद्र सरकार अपना अब इस पर देखना है कि क्या फैसला लेती है। जो अब तक इस पर आनाकानी करती रही है, इससे गुरेज करती रही है, लेकिन जातिवार जनगणना को लेकर काफी दबाव है। बिहार की तमाम पार्टियां इस पर एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद अग्निहोत्री। इस वक्त आज की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अफगानिस्तान के उत्तरी अफगानिस्तान में पंजशीर में तालिबान के खिलाफ उठ रही है आवाज, कितनी मजबूत होगी, ब्रेक के बाद। और इस समय सीधे ले चलते हैं आपको वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। वित्त मंत्री नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का शुभारंभ कर रही हैं। अगले 4 साल
में बेची जाने वाली सरकारी संपत्तियों का इसमें लेखा जोखा होगा। एनएमपी के जरिए सरकार अगले 4 साल के विनिवेश का खाका तैयार करेगी और निवेशकों को भी स्पष्ट संदेश मिलेगा। वित्त मंत्री विनिवेश के लिए पहचान की गई कंपनियों, पावर ग्रिड, हाईवे आदि की सूची भी जारी करेंगी। Budget for 2021-22 and also denotes the Honorable Prime Minister's commitment, unambiguous commitment, that infrastructure growth and economic growth in India will be private sector led, and that this government is committed to making greater opportunities available for the private sector participation, including in infrastructure. Infrastructure, as we know, ladies and gentlemen, has huge multiplier effects. We are committed to its development. Huge amount of progress has already been made, and this is the next step in mobilizing private capital for the development of infrastructure. As the CEO emphasized, and I said, and I want to emphasize, asset monetization does not in any case represent a handover of the ownership of these assets. Neither does it represent any form of fire sale, which is that, you're just kind of in a desperate mood to sell these assets. No, not at all. A fair value will be achieved by all the sort of necessary transparent, accountable mechanisms. And I think therefore, and then at the end of the day, these assets will be handed over back to the government for further utilization. So that's, I think, an important thing to remember. This is a part अगले 4 साल में विनिवेश का क्या खाका होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, ये अभी बताया जा रहा है। आप सुन रहे थे राजीव कुमार को। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद खराब होते सुरक्षा हालात के बीच वहां से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी में जुटा हुआ है, बल्कि अफगान नागरिकों को भी वहां से निकाल रहा है जो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान के हालात पर गुरुवार को सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के मौजूदा हालत पर ब्रीफ करेंगे सभी पार्टियों को। सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को इसके लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। और विदेश मंत्री ने आज ट्वीट करके कहा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को ब्रीफ करने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बाकी की जानकारियां देंगे। कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के 2 सलाहकारों की बयानबाजी से पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल सिद्धू के दोनों सलाहकारों को खूब डांटा। कैप्टन ने मालविंदर सिंह माली को हिदायत दी थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष की सलाह देने तक ही सीमित रहें और संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी न करें। विवाद बढ़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने दोनों सलाहकारों मलविंदर सिंह माली और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को चर्चा के लिए अपने पटियाला आवास पे बुलाया है। माली ने पहले कश्मीर को अलग देश बताते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद शनिवार को अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक विवादास्पद कार्टून भी पोस्ट किया। दूसरी ओर प्यारेलाल गर्ग ने कैप्टन के पाकिस्तान की आलोचना करने पर सवाल उठाए। और अगर इस तरह का बिल्कुल बेतुका बयान आता है तो ये उन लोगों की जो कुर्बानी है, उन लोगों की शहादत है, ये उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। ये बहुत गंभीर मसला है, संवेदनशील मसला है, भारत की एकता, अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता से जुड़ा मसला है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं श्री हरीश रावत जी, इसको बड़ी गंभीरता से अपने संज्ञान में लेंगे। तो हम कहते हैं कि सिद्धू के एडवाइजर ने डिसरिस्पेक्ट की मुख्यमंत्री की, तो सिद्धू साहब कौन सी अच्छी भाषा बोलते हैं? सिद्धू साहब ने खुद कहा हुआ कि कौन सा कैप्टन, तो एडवाइजर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं?
एडवाइजर वो करेंगे जो सिद्धू साहब को पसंद। कि ये भी बताने वाली बात है कि इनकी जो अंदर की लड़ाई है वो बरकरार है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। ये कोई पंजाब के बड़े की बात थोड़ी करते, सारा दिन सारा टाइम इनका एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगा, इसलिए तो पंजाब इस हालत पे पहुंचा। अगर ये थोड़ा बहुत भी टाइम पंजाब को दे देते तो पंजाब का कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता। तो सारा टाइम तो दोनों तरफ से लगी इसी की बात पे रहा है, और यही उनकी हाईकमांड चाहती है कि आपस में लड़ते रहें। देखिए, कोई उथल पुथल नहीं है। मैंने जानकारी ली थी, सिद्धू जी और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है, वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को ले करके उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है, जो बहुधा हो जा रहा है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू सुर्खियों में हैं। हालांकि हाईकमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये सोचा था कि उनके और अमरिंदर सिंह के बीच की जो खटास है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने जो 4 सलाहकार नियुक्त किए थे, उनमें से 2 सलाहकारों ने ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू फिर विवादों में आ गए हैं। उनके 2 सलाहकार हैं डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में रजिस्ट्रार हैं, और दूसरे हैं मलविंदर सिंह माली, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर भी हैं और अमरिंदर सिंह की ही पिछली सरकार में वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय थे या एक कर्मचारी हुआ करते थे। दोनों ही सलाहकारों ने पाकिस्तान, कश्मीर, तालिबान और इंदिरा गांधी को लेकर विवादित बयान दिए हैं। प्यारेलाल गर्ग की अगर बात करें तो उन्होंने अमरिंदर सिंह के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके ये बात कही थी कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आर्म्स एम्यूनिशन यानी असलहे और साथ में ड्रग्स भेजा जा रहा है। प्यारेलाल गर्ग का कहना था कि पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर मालविंदर सिंह माली की बात की जाए तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही शार्प क्रिटिसिज्म कह लें या तीखे बोल इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कई पोस्ट ऐसी की है जो विवादास्पद है, जिसमें से एक उनका पोस्ट कश्मीर के ऊपर है जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही इल्लीगली यानी गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर कब्जा किया हुआ और कश्मीर कश्मीरियों का है। इन बयानों के बाद पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी रिएक्शन दिया है और नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सुबह दोनों ही सलाहकारों को अपने पास बुलाया है उनसे विचार विमर्श करने के लिए या इन विवादित बयान पर डिस्कशन करने के लिए। और कल ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों ही सलाहकारों को यह नसीहत भी दी थी कि आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है आप वही करें, यानी प्रदेश अध्यक्ष को सलाह दें और नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बयान ना दें। लेकिन इन सारे प्रकरण से पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी छवि ऐसी बनाना चाहते हैं कि जब बात पंजाब की हो या पंजाब के मुद्दों की हो तो वो पार्टी या पार्टी के लाइन से आगे भी जा सकते हैं। क्योंकि सुबह ही नवजोत सिंह सिद्धू ने आज गन्ना किसानों के संघर्ष का भी समर्थन किया है। जब गन्ना किसान जो पंजाब में हैं वो सरकार के ही खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू किसानों को भी नाराज नहीं करना चाहते। और पंजाब में एक तबका ऐसा भी है, एक ग्रुप ऐसा भी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती की भी बात करता है। तो उन सारे ही सेंटिमेंट्स को देखते हुए फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू का अपने एडवाइजर्स या सलाहकारों के इन कंट्रोवर्शियल और विवादित बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरने की वजह से सड़क बंद होने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अभी तक सड़क बंद क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार 2 हफ्ते में इसका हल निकालें। अदालत ने यह भी कहा कि आम लोग परेशान न हो, इसके लिए दोनों सरकारें सहयोग करें। कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध का हक है, लेकिन इस तरह से सड़क बंद नहीं की जा सकती। इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। और दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा
कि इस तकनीक को अमेरिका से आयात किया गया है। ये टावर 24 मीटर ऊंचा है और ये 1 किलोमीटर के दायरे की हवा को साफ करेगा। ये स्मॉग टावर दूषित हवा को अपने अंदर खींचेगा और साफ हवा बाहर छोड़ेगा। एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है। इसके नतीजों के आधार पर दिल्ली में अन्य स्थानों पर स्मॉग टावर लगाने का फैसला लिया जाएगा। नए नए प्रयास करने चाहिए। हमने ये नया प्रयास किया और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस तरह के और कई सारे लगा सकते हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर और दूसरी कोई तकनीक लेके आएंगे। बेंगलुरु में परिवहन विभाग ने करोड़ों रुपए की दर्जन भर लग्जरी कारें जब्त की हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक विशेष अभियान चलाकर इन्हें जब्त किया है। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ये कारें लंबे अरसे से बेंगलुरु में चल रही थी। अधिकारियों के मुताबिक रोड टैक्स और इंश्योरेंस के कागजात नहीं होने की वजह से इन्हें जब्त किया गया। कर्नाटक में दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियां अधिकतम 11 महीने तक चलाई जा सकती हैं। इसके बाद लाइफ टाइम टैक्स जमा करना अनिवार्य है। जब्त गाड़ियों में रोल्स रॉयस, पोर्शे और फरारी शामिल है। तो इसके साथ ही इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।